बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम अब्बास हुसैन है। उर्दू आईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ओरेकल 11G डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में ओसीए सीरीज़ के साथ हाज़िर हूँ। ओसीए सीरीज़ का ये पहला सेशन है। इस सेशन में हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस करना है, आइए मूव करते हैं उन टॉपिक्स की तरफ। सो व्हाट वी विल डिस्कस टुडे। पहला पॉइंट हमारा है हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। और अगर मैं यहाँ पे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म की बात करूँगा, स्पेशली इन बिजनेस कंप्यूटेशन मैं बात करूँगा। नंबर 2 पे थोड़ा ओवरव्यू ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स का, कौन कौन से मार्केट में इस टाइम हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं और एज ए डीबीए हमें किन ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना पड़ेगा या हम काम कर रहे हैं या करेंगे। नंबर 3 पे सर्टिफिकेशन ट्रैक रिगार्डिंग दिस सीरीज़, और उस सर्टिफिकेशन ट्रैक में कौन से एग्ज़ाम्स हमें अटैम्प्ट करना होंगे टू गेट सर्टिफिकेशन, एंड देन उन एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट करने के लिए हमें किन बुक से हेल्प लेना होगी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सर्टिफिकेशन, मतलब ओसीए कंप्लीट होने के बाद जब हम एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लेंगे, हमें सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू दैट कैपेबिलिटी हमारा जॉब रोल किस डिपार्टमेंट में हो सकता है या किस जगह पे हमारी प्लेसमेंट हो सकती है, इस चीज़ को देखेंगे। देन अ लिटिल बिट अबाउट ओरेकल डेटाबेसेस हिस्ट्री, एंड देन एट द एंड हम देखेंगे कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में किन टॉपिक्स को डिस्कस करना है। आइए मूव करते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वायरमेंट। हमारे पास बिजनेस कंप्यूटिंग में मेनली 4 हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 पे एसएमपी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें वही ओल्ड आर्किटेक्चर, शेयर्ड रैम, शेयर्ड स्टोरेज, शेयर्ड सीपीयू, नॉर्मल डेस्कटॉप सर्वर्स, इसके एग्जांपल्स हैं। हम इसको मज़ीद एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, एक डायग्राम के थ्रू, ताकि हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक्चुअली मैं एसएमपी मशीनों की कौन सी मशीनों की बात कर रहा हूँ। आइए मूव करते हैं हम एमएस पेंट की तरफ, जिसमें मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है एसएमपी मशीन की। एसएमपी मशीन में आप कह लें कि मिनिमम 1 सीपीयू, मैक्सिमम 2 सीपीयू हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द मशीन हार्डवेयर, मतलब उसका मॉडल, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसका वेंडर कि कौन सा वेंडर कितने सीपीयू के साथ हमें एसएमपी मशीन ऑफ़र कर सकता है या मार्केट में अवेलेबल हैं। शेयर्ड रैम, शेयर्ड स्टोरेज। अगर स्टोरेज की बात करूं तो स्टोरेज में डैश, डेस्कटॉप अटैच स्टोरेज, देन उसमें आईडीई आ जाएगी, साटा आ जाएगी, एसएसडी अवेलेबल है, सेस ड्राइव अवेलेबल है। देन अगर थोड़ा बड़ा इन्वायरमेंट है, देन नेस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, उससे भी बड़ा इन्वायरमेंट है, देन सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। देन अगर हम थोड़ा और ह्यूज इन्वायरमेंट की बात करें तो सास ब्लेड स्टोरेज, एंड ह्यूज बड़े लेवल पे एमएसए, मॉड्यूलर स्टोरेज एरे हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल हैं। अगर मैं नेस की बात करूं, सैन की बात करूं, सास ब्लेड स्टोरेज की बात करूं, एमएसए की बात करूं, तो इसमें हमें ब्रांडेड फाइल सिस्टम मिल जाएगा। एंड अगर मैं डैश की बात करूं, आईडी है, साटा है, एसएसडी है, सैस है, इसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल सिस्टम होगा उसके थ्रू, उसमें जो कैपेबिलिटीज़ और जो हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी उसके थ्रू काम करेंगे। एंड इसमें ये होता है कि ये टाइटली कपल्ड हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल अगर ये सीपीयू गया तो मे भी हो सकता है कि हमारी पूरी मशीन काम करना छोड़ दे, या सर्वर बता दे कि सॉरी अब मैं काम नहीं कर सकता जब तक आप इस सीपीयू को रिप्लेस नहीं करेंगे। या ये भी हो सकता है कि ये सीपीयू ख़राब हो जाए, तो इसमें एक पूरी मशीन जा सकती है। इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे पास ये एक पूरी की पूरी एसएमपी मशीन बन गई है। नॉर्मली हमारे पास बहुत सस्ते में ये अवेलेबल है। अगर मैं मार्केट प्राइसेस की बात करूँ तो मार्केट में हमें ये मशीन इस टाइम, अगर मैं पाकिस्तान में यहाँ पे लाहौर में अवेलेबल, और लाहौर में ये मशीन आपको मिनिमम 3500 से लेके 12-13 हज़ार में डेस्कटॉप टाइप सिस्टम, और अगर थोड़ा सा ऊपर जाऊँ मैं उससे सर्वर साइड पे, तो आपको 50,000 से लेके 12-13 लाख के सर्वर मशीन है एसएमपी
आर्किटेक्चर में अवेलेबल हैं। मूव करते हैं स्लाइड की तरफ। नंबर 2 पे अगर मैं डिस्कस करूं तो हमारे पास दूसरी मशीन है MPP, मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग, आल्सो नाउन एज ब्लेड और रैक सर्वर्स। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि इट्स लुक लाइक अ सेल मशीन एंड ईच सेल हैज़ इट्स ऑन रैम, स्टोरेज एंड CPU। इसको भी देन अगेन एक डायग्राम की सूरत में देखते हैं, जो मैंने यहाँ पे अभी पहले भी आपको दिखाई। इस डायग्राम में ये कह सकता हूँ कि ये CPU होगा, लूजली कपल्ड CPU, लूजली कपल्ड रैम, लूजली कपल्ड स्टोरेज, और मैं ऐसे कह सकता हूँ इसे कि मेरे पास ये एक पूरा यूनिट बन जाएगा। इसी तरीके से मेरे पास एक दूसरा यूनिट और हो सकता है, सॉरी, इसको मैं दूसरा यूनिट कह लेता हूँ, देन इसको मैं तीसरा यूनिट कह लेता हूँ। और ये तीनों यूनिट्स आपस में लूजली कपलिंग, मतलब कि ये कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ। अब इसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें हमें रिडंडेंसी मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये पूरा यूनिट बर्न हो जाए या ख़राब हो जाए, देन हमारी मशीन बंद नहीं होगी, मशीन चलती रहेगी, ठीक है। और इसमें हर जो सेल है या यूनिट है वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा होता है, क्योंकि उसकी अपनी इंडिपेंडेंट रैम होती है, अपना CPU होता है, अपनी स्टोरेज होती है। हमें मार्केट में या हम एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जब हम किसी कंपनी में काम करना शुरू करते हैं तो हमारे मोस्टली मशीनें हमारा इन मशीनों से वास्ता पड़ेगा, देन इन मशीनों से वास्ता पड़ेगा। अगर बड़ा इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे ये वाली मशीनें हमें मिलेंगी और हमें काम करने का मौका मिल सकता है। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ OCA ट्रेनिंग हमें एटलीस्ट इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें कौन कौन से हार्डवेयर पे काम करने का मौका मिल सकता है या हमें करना पड़ेगा, या कुछ लोग हो सकता है काम कर रहे हों। देन अगेन हमारे पास तीसरा इन्वायरमेंट है न्यूमा, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, कम्बिनेशन ऑफ SMP एंड MPP मोस्टली यूज्ड इन डिजास्टर रिकवरी, या इसे हम DR भी कह सकते हैं। इसको मैंने कोई एग्जांपल तो नहीं बनाई, बहुत मे बी आपका चूँकि हमारा वास्ता 2 मशीनों के साथ रहेगा, SMP एंड MPP के साथ, तो मैंने न्यूमा की कोई एग्जांपल नहीं बनाई। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूमा में आप ऐसे कह लें कि SMP लैन हो सकती है MPP की और MPP लैन हो सकती है SMP की। मतलब एक आपने SMP मशीन विद MPP मशीन आपने एक नोड बना लिया और दूसरी साइड पे आपकी दूसरी नोड पड़ी, तो डिपेंड करता है कि आप कितनी एक नोड में कितनी मशीनें रखना चाहते हैं। ओवर फाइबर चैनल ये हाई स्पीड उस पे लैन पे कनेक्टेड होती हैं। देन हमारे पास लास्ट जो आर्किटेक्चर जो मैं यहाँ पे बिजनेस कंप्यूटिंग की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ क्लस्टर, आल्सो नाउन एज सुपर कंप्यूटर। ज़्यादातर GIS में हमारे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो होते हैं उनमें यूज़ होते हैं, मिलिट्री के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें यूज़ होते हैं, एयर स्पेस वगैरह जो उनकी कम्युनिकेशन होती है या उनकी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें इस तरह की मशीनें यूज़ होती हैं। या कुछ हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ डेटाबेसेस होती हैं, नॉर्मली हमें शायद उनका अंदाज़ा ना हो या वो मार्केट में अवेलेबल भी ना हो, तो उन पे उनकी कम्युनिकेशन उन पे जो डाटा प्रोसेसिंग होती है उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। हमारा बहुत ज़्यादा वास्ता जो रहेगा वो SMP एंड MPP मशीनों के साथ रहेगा, और क्लस्टर मशीनों के साथ हमारा बहुत कम वास्ता रहेगा। लेकिन एज ए DBA हमें इन मशीन्स के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। फर्दर मैं इसको यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं करूँगा कि शायद हमारा चूँकि ट्रैक और है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, तो हमें ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर हमें काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो देन उस लेवल पे जाके हमें इस पे काम करना चाहिए या सोचना चाहिए कि हम अभी किन मशीनों पे काम कर रहे हैं और फ्यूचर में हमें किन मशीनों पे काम करना पड़ सकता है। दुनिया में इसके अलावा भी हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 को डिस्कस किया है मेजर, जिनसे हमारा वास्ता पड़ सकता है। देन SMP एंड VS MPP की इसका मैंने थोड़ा सा एक सिर्फ जो वो पिक्चराइज अगर हमें कोई चीज़ दिखाई जाए तो हम ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आप ऐसा समझें कि ये IBM का एक मैंने यहाँ पे
एक डेस्कटॉप सिस्टम डिस्प्ले किया है, ये एसएमपी की टाइप है या एसएमपी मशीन आप इसे कह सकते हैं। वही स्टोरेज, अंदर ही स्टोरेज लगी हुई है, अंदर ही रैम लगी हुई है और शेयर्ड रैम है, शेयर्ड स्टोरेज है, शेयर्ड सीपीयू, वो सीपीयू एक हो सकता है, वो सीपीयू दो हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं हाईलाइटर यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, अगर हम सर्वर साइड की बात करें तो हमारे पास जैसे ये डेल का एक R730 एक बहुत मॉडल मशहूर है यहाँ पे। इस तरीके से डेल का दूसरा मॉडल है, इसमें ये जो हार्ड डिस्क है, ये हमें स्टोरेज शो हो रही है 1 2 3। इन्हें नॉर्मली हम जब सर्वर परचेज़ कर रहे होते हैं तो इन्हें हम चेसिस कहते हैं कि मुझे कितने चेसिस के साथ चाहिए, मतलब हमारे पास कितनी हार्ड ड्राइव उसके अंदर आ सकें और हम उस पर रेट वगैरह कन्फिगर कर सकें। मैंने बात की थी कि यहाँ पे इन सिस्टम्स में मोस्टली एसएमपी मशीनों में इस टाइप की स्टोरेज हो सकती है, जिसमें डैश एक टाइप है, नैस है, सैन है, एमएस है, या सैस, सास बड़े ब्लेड स्टोरेज। और एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ये एमपीपी मशीन की एग्जांपल कोट की है। ये ज़रूरी नहीं कि इसका ये बिल्कुल ऐसे हो, ये मैंने इंटरनेट से एक तस्वीर उठा के यहाँ पर डिस्प्ले की है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए। आप इसे अंदाज़ा करें कि ये एक हमारे पास पूरा एक यूनिट कह लें कि इसके अंदर फिर इसकी अपनी स्टोरेज, अपनी रैम है और अपना सीपीयू। अगर ये ख़राब हो जाता है तो बाकी ये पूरी मशीन चलती रहेगी। हम इसको निकालेंगे, ये हॉट स्वैपेबल होता है, हमने निकाला मार्केट से, नया लिया उसके उसी मॉडल का और दोबारा रिप्लेस किया और हमारी मशीन चलती रहेगी, हमारा काम नहीं रुकेगा, रिडंडेंसी हमें मिल जाती है। अगेन थोड़ी बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 बड़े मार्केट में वेंडर्स अवेलेबल हैं या 3 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिनमें नंबर 1 पे है यूनिक्स है, नंबर 2 पे लिनक्स है, नंबर 3 पे माइक्रोसॉफ्ट है। अगर मैं ओरेकल डेटाबेसेस की बात करूं तो जो बेसिक लेवल की पे जो काम हो रहा है वो मोस्टली आपको यहाँ पे पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ओएस मिलेगा, जिसमें विंडोज सर्वर 2008 हो सकता है, सर्वर 2012 हो सकता है, 2016 अभी लेटेस्ट मार्केट में आया है, ये भी अवेलेबल हो सकता है। ओरेकल डेटाबेस 11G इसके लिए भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जहाँ पे उन्होंने सेटअप को अपने को मूव किया है लिनक्स पे, जिसमें हमें रेड हैट मिलेगा। रेड हैट का एक प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल का अपना ओरेकल लिनक्स के नाम से है, सेंटोस है, उबुंटू है, सूजी है और इसके अलावा भी काफ़ी हैं। मैंने यहाँ पे चंद मशहूर जिनके साथ हमारा वास्ता रहता है या जो मोस्टली यूज़ करते हैं लोग, उनका जिक्र किया है। इस तरीके से यूनिक्स है, IBM में, इसमें यूनिक्स में 3 फिर बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। IBM AIX है, HP UX है, सन सोलेरिस, सन माइक्रो सिस्टम का। अभी सन माइक्रो सिस्टम्स को ओरेकल ने परचेज़ कर लिया है तो हमें और अंडर ओरेकल हमें सन सोलेरिस ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस वाइज, दुनिया में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की है वो यूनिक्स के फ्लेवर ही हैं, जिसमें चाहे IBM AIX हो सकता है, HP US हो सकता है, सन सोलेरिस जो लोग यूज़ कर रहे हैं। और अगर मैं इसे नीचे आऊँ स्टूडेंट लेवल की बात करूँ तो हमें एटलीस्ट लिनक्स से स्टार्ट लेना चाहिए। लिनक्स में चाहे रेड हैट को यूज़ करें, ओरेकल लिनक्स को यूज़ करें, सेंटोस को यूज़ करें, उबुंटू को यूज़ करें या सूजी को यूज़ करें, इनमें से कोई एक फ्लेवर हम यूज़ करते हुए अपने डेटा बेसिस पे काम कर सकते हैं। लिनक्स पे अगर हमें स्टूडेंट लेवल पे काम आ जाता है और हमें अच्छी कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो देन हम मूव कर सकते हैं यूनिक्स पे, क्योंकि लिनक्स ये डिग्रेडेड वर्जन है यूनिक्स का। यूनिक्स में है कि ये हार्डवेयर ओरिएंटेड है। अगर आप IBM से IBM का सर्वर परचेज़ कर रहे हैं तो देन वो आपको उसके साथ ब्रांडेड OS आपको साथ दे देंगे, आप उस पर काम कर सकते हैं। HP का सर्वर ले रहे हैं तो HP वाले आपको UX ऑफ़र कर सकते हैं। अगर आप सन माइक्रो सिस्टम ले रहे हैं तो सन वाले आपको उसके साथ सन सोलेरिस ऑफ़र करेंगे। लिनक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें x86 और 64 बिट दोनों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, लेकिन अभी जो मार्केट में लिनक्स 7 जो आ गया और ओरेकल 7 है या रेड हैट 7 है या सेंटोस 7 है, उसमें सिर्फ हमारे पास 64 बिट आर्किटेक्चर अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट में अगर बात करूं तो सर्वर 2012 टू ऑनवर्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास 64 बिट में अवेलेबल है। उससे पहले विंडोज सर्वर 2008 में 32 बिट और 64 बिट दोनों अवेलेबल थे। अभी हम जिस पे काम करेंगे, हमारा जो फोकस होगा वो मेनली सर्वर 2012 को मैं माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म से यूज़ करूँगा और ओरेकल लिनक्स को मैं लिनक्स के प्लेटफॉर्म से यूज़ करूँगा। ओरेकल लिनक्स को मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि
हम ओरेकल की ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ओरेकल हमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऑफ़र करता है, तो इसलिए मैं ओरेकल लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज़ करूँगा। ओरेकल लिनक्स पे अगर आपको ग्रिप हो जाती है तो ऑलमोस्ट वही कमांड्स जो हैं, क्योंकि वो रेड हैट पे भी चलती हैं, पहले रेड हैट की ही कॉपी असल में ओरेकल लिनक्स है। तो जो टूल्स आपको रेड हैट के ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स में मिलेंगे वो ऑलमोस्ट इसमें मिल जाएंगे, और वो सेंटोस में मिल जाएंगे, क्योंकि ओरेकल लिनक्स बेस करता है रेड हैट पे। ओके जी, ओरेकल प्रोडक्ट्स। ओरेकल के मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से मेजर मैंने यहाँ पे 5-6 का जिक्र किया है, क्योंकि हमारा वास्ता ज़्यादा ओरेकल डेटाबेस से रहेगा। तो नंबर मेन पर सबसे बड़ी इनकी जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में जहाँ से ये इन हुए और जहाँ से इन्होंने शोहरत हासिल की वो थी ओरेकल डेटाबेस। तो हमारा भी मेनली जो काम रहेगा ओरेकल डेटाबेसेस के साथ रहेगा। देन ओरेकल एप्लीकेशंस हैं, देन जावा एंड मिडलवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे मैंने अभी बात की ओरेकल लिनक्स की, और साथ सन सोलेरिस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ओरेकल हमें 2 मेजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, जिसमें ओरेकल लिनक्स एंड देन सन सोलेरिस है। देन ओरेकल वर्चुअलाइजेशन की एप्लीकेशंस भी ऑफ़र करता है। देन ओरेकल हार्डवेयर भी ऑफ़र करता है, जैसे मैंने अभी बात की कि ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम्स को परचेज़ कर लिया। तो देन अब अगर हमने सन माइक्रो सिस्टम्स का हार्डवेयर लेना है तो हमें ओरेकल के थ्रू लेना पड़ेगा। और उसके अलावा काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। हमारा मेनली जो फोकस होगा वो ओरेकल डेटाबेस की प्रोडक्ट पे होगा। देन ओरेकल डेटाबेसेस की अगर मैं बात करूं तो ओरेकल डेटाबेसेस में हमारे पास 11G एंड 12C अवेलेबल है। 12C इज़ लेटेस्ट। हम ओरेकल 11G पे काम करेंगे। ओरेकल 11G पे जब हम काम कर लेंगे और हमारा OCA का ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, देन अगर टाइम मिला तो हम 12C पे OCA का ट्रैक की भी सीरीज़ एक रिकॉर्ड करेंगे। देन ओरेकल हमें दूसरी डेटाबेस की प्रोडक्ट ऑफ़र करता है MySQL डेटाबेस। इसके अलावा भी ये तो है ओरेकल की, ओरेकल डेटाबेस है जिसमें MySQL डेटाबेस है। हमारा फोकस ओरेकल डेटाबेस 11G पे होगा, लेकिन अगर कुछ लोग काम करना चाहते हैं MySQL पे तो देन वो उस पर भी कर सकते हैं, ये भी ओरेकल के अंडर ही हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी। इसके अलावा टॉप ये अदर देन ओरेकल डेटाबेसेस हैं, जैसे DB2 बाई IBM है, MS SQL सर्वर बाई माइक्रोसॉफ्ट है, हाना बाई SAP है। जो टॉप लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे आपको मे बी यहाँ पे पाकिस्तान में मोस्टली 80% आपको ओरेकल डेटाबेसेस मिलेंगी। देन आपको हाना बाई SAP मिलेगी। DB2 पाकिस्तान में बहुत कम है। और छोटे लेवल के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनका मीडियम लेवल का बिजनेस है वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर आपको मिलेगा। तो हमारा मेजर इंडस्ट्री का जो बिज़नेस कंप्यूटेशन में हमें ओरेकल डेटाबेस मिलेगा, तो इसलिए मैंने ओरेकल डेटाबेस 11G की ही ट्रेनिंग को स्टार्ट किया है। ओके जी, सर्टिफिकेशन। यहाँ पे मैं ओरेकल डेटाबेस 11G की बात कर रहा हूँ और इसी की सीरीज़ में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। देन ओरेकल 11G डेटाबेस में ओरेकल जिन सर्टिफिकेशंस को हमें जो सर्टिफिकेशंस हमें ऑफ़र करता है उनके 3 लेवल हैं। नंबर 1 इस OCA, ये बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन है। इसमें बेसिक चीज़ें, बेसिक डाटा क्यूरी राइटिंग, क्यूरी मैनिपुलेशन, देन ओरेकल की इंस्टॉलेशन, ओरेकल डेटाबेस की इंस्टॉलेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, देन बेसिक लेवल की आपकी रिकवरी, और आप कह लें कि इसमें इंट्रोडक्शन होगा डेटाबेसेस का और बेसिक वर्किंग आपको आ जाएगी। देन सेकंड लेवल है OCP, ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ये थोड़ी एडवांस लेवल की सर्टिफिकेशन है। देन हमारे पास तीसरा लेवल आता है ओरेकल सर्टिफाइड मास्टर। ये इनका मैक्सिमम सर्टिफिकेशन है ओरेकल जो हमें ऑफ़र करता है। तो 3 लेवल के सर्टिफिकेशन OCA, OCP एंड OCM। हम इनिशियली OCA स्टार्ट करने लगे हैं तो OCA पे फोकस करेंगे, देन कभी इन फ्यूचर में OCP पे हम मूव करेंगे, देन OCM। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि OCP में, OCA में एंड OCM में कौन कौन से हमारे पास एग्ज़ाम्स या अवेलेबल हैं। अच्छा ओके, ये मैं भूल गया था, सॉरी। ओरेकल हमें 2 और सर्टिफिकेशंस भी ऑफ़र कर रहा है, दैट इज़ OCS एंड OCE। अगर आप OCA कर लेते हैं और देन OCP भी कर लेते हैं तो OCP के बाद ओरेकल हमें ये ऑफ़र करता है कि बजाय कि हम OCM की तरफ मूव करें, हम ओरेकल सर्टिफाइड एक्सपर्ट की भी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। एक एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स अवेलेबल है। अगर आप https://education.oracle.com पे जाएं तो वहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आप OCP के बाद किस किस
टेक्नोलॉजी में अगर आपने OCE की या OCS की सर्टिफिकेशन लेनी है तो आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देना होगा। मोस्टली OCS वो लोग करते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन के लोग होते हैं, एंड OCE सर्टिफिकेशन हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ओरेकल डेटाबेस के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हम OCP के करें, और देन OCP के बाद एक एग्ज़ाम दे के हमें OCE की सर्टिफिकेशन मिल सकती है। ओके जी, एग्ज़ाम्स OCE के एग्ज़ाम के लिए हमें 2 एग्ज़ाम देना होंगे। नंबर 1 एग्ज़ाम ओरेकल डेटाबेस 11G SQL फंडामेंटल्स 1 का है, और उसका एग्ज़ाम नंबर है 1G0-051। इसके बाद जब हम ये एग्ज़ाम देंगे और इसको अगर हम पास कर लेते हैं, देन हमें दूसरा एग्ज़ाम देना होगा, दैट इज़ ओरेकल डेटाबेस 11G एडमिनिस्ट्रेशन 1। कुछ लोग इसे वर्कशॉप 1 भी कहते हैं, और उसका एग्ज़ाम नंबर है 1G0-052। ये देखें जी, सीरीज़ में 051 का पहला पेपर देंगे आप, देन 052 का पेपर। अच्छा, ओरेकल की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 052 का पेपर पहले देना चाहते हैं दैट इज़ ओके, और 051 का बाद में देना चाहते हैं तो दैट इज़ देन ओके। लेकिन आपको सर्टिफिकेशन तब मिलेगी जब आप दोनों एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लेंगे। ऑप्शनल में जी ओरेकल डेटाबेस 11G एडमिनिस्ट्रेशन वर्कशॉप 1, मैं अभी जिक्र कर रहा था कि कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन 1 को कहते हैं वर्कशॉप 1। तो ओरेकल आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आपने इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है तो उसके लिए आप वर्कशॉप 1 की भी तैयारी कर सकते हैं, वर्कशॉप 1 में, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल आपको एग्ज़ाम 1G0-052 का एग्ज़ाम देना होगा। उसके लिए आप चाहें तो वर्कशॉप 1 की ट्रेनिंग अटेंड कर लें, चाहे इसकी ट्रेनिंग अटेंड कर लें, देन एग्ज़ाम दे लें। एग्ज़ाम कोड ये है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ओके जी, OCP। अच्छा, यहाँ पे हम OCA का हमारा मेजर फोकस है, लेकिन OCP को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अभी से आप एक जहन बना लें, आपको एक पता चल जाए कि OCA के बाद OCP की सर्टिफिकेशन है, और OCA का एग्ज़ाम देने के बाद दो एग्ज़ाम्स आप देंगे, 051 052, और जैसे ही आप OCA की सर्टिफिकेशन ले लेंगे देन आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दैट इज़ वर्कशॉप 2। ओरेकल डेटाबेस 11G एडमिनिस्ट्रेशन वर्कशॉप 2 का एग्ज़ाम दें तो आपको ओरेकल की तरफ से OCP का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नंबर 3 पे है जी ओरेकल सर्टिफाइड मास्टर। इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि एटलीस्ट हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन से लेवल है और उसमें कौन कौन से एग्ज़ाम हमें देना होंगे। अगर आपके पास OCP की सर्टिफिकेशन है, और ये मैं बात कर रहा हूँ, बार बार एक बात कर रहा हूँ कि हम जिस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डेटाबेसिस की टेक्नोलॉजी की तरफ आए हैं तो उसमें फिर OCA है, OCP है, देन OCM। अगर हम एप्लीकेशन साइड पे जाएंगे तो देन उसमें OCA है, OCP है, एंड देन OCM है। हम यहाँ पे ओरेकल डेटाबेसिस की बात कर रहे हैं तो देन मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ओरेकल डेटाबेसिस की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर आपने OCM की सर्टिफिकेशन लेनी है देन आपको OCP का सर्टिफिकेट ये ओरेकल को आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, देन आपको 2 एग्ज़ाम देने होंगे। 2 एग्ज़ाम कौन कौन से दे सकते हैं, 2 आपके पास एग्ज़ाम्स की लिस्ट आ जाएगी ओरेकल की साइट पे, आप जाके यहाँ से चेक कर लें। उसके बाद उस लिस्ट में से आपने उन एग्ज़ाम्स को छोड़ के जो आपने दिए उस लिस्ट में वो एग्ज़ाम भी आ रहे होंगे, जैसे SQL फंडामेंटल्स 1 का भी जो है ना उस लिस्ट में अवेलेबल होगा एग्ज़ाम का नंबर। देन आपके पास OCP में जो आपने वर्कशॉप 2 का अटेंड किया होगा वो भी एग्ज़ाम अवेलेबल होगा। उनको छोड़ के आप उनमें से कोई भी 2 एग्ज़ाम सेलेक्ट करें, वो पेपर दें। जब वो पेपर दे देंगे देन आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दैट इज़ ओरेकल 11G सर्टिफाइड मास्टर एग्ज़ाम, तो आपको OCM का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर कोई बंदा ये कहता है कि नहीं जी मैंने OCP कर लिया, दैट इज़ ओके, देन अच्छा मैंने यहाँ पे एक जिक्र ये किया है कि आपको कौन से 2 एग्ज़ाम देने चाहिए। अगर आप ओरेकल डेटाबेस में आना चाह रहे हैं देन आपको रिकवरी के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना चाहिए रैक एडमिनिस्ट्रेशन रियल एप्लीकेशन क्लस्टर का। देन बैकअप के लिए अगर आपने डिज़ास्टर रिकवरी के लिए साइट बिल्ड करनी है या आप हाई अवेलेबिलिटी की तरफ देना चाहते हैं तो फिर आपको डाटा गार्ड एडमिनिस्ट्रेशन का एक पेपर देना चाहिए। तो देन आपका OCP प्लस डाटा गार्ड एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम, देन रैक का एग्ज़ाम, अगर आप ये 2 पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं देन आप OCM के लिए यानी कि ओरेकल डेटाबेस 11G सर्टिफाइड मास्टर के एग्ज़ाम के लिए अटैम्प्ट करें। अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो देन ओके, कोई बात नहीं है। ओरेकल हमें क्या ऑफ़र करता है, ओरेकल ने अब OCM के लिए
एक पूरी की पूरी लाइन उसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि पहले OCM के को एक एग्ज़ाम नहीं था होता, पहले 27 के करीब एग्ज़ाम्स होते थे, अब उन्होंने उसको पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया है। मुझे देखते हैं जी, एक PDF की फ़ाइल की सूरत में मेरे पास एक यहाँ पे एक मैंने ये सर्टिफिकेशन पाथ खोला। आप ओरेकल की साइट पे जाएं, वहाँ पे या गूगल में लिखें ओरेकल DBA पाथ, यहाँ पे देखें जी OCM के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपको ये रिक्वायर्ड एग्ज़ाम यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिक्वायर्ड ये एग्ज़ाम है, आप पहले ये एग्ज़ाम देंगे, देन ये ऑप्शनली देना चाहते हैं दें, वरना ज़रूरी नहीं है। देन वर्कशॉप 1 का, वर्कशॉप 2 का, यह भी मैंने आपको बताया था कि वर्कशॉप 1 और 2 का अगर आप एग्ज़ाम देंगे और SQL फंडामेंटल्स का एग्ज़ाम देंगे तो आपको OCP की सर्टिफिकेशन ऑफर करते हैं। देन ओरेकल आपको परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंड ओके। इसी तरीके से हाई अवेलेबिलिटी है, उसमें देन एक एग्ज़ाम है, ये सबके लिए एसेंशियल उन्होंने दे दिया है। उसके बाद वर्कशॉप 1 है, वर्कशॉप 2 है, देन रैक एंड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन है, देन ओरेकल डाटा कार्ड का अलहदा से एग्ज़ाम है, देन ओरेकल डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी का अलहदा से एग्ज़ाम है। इस तरह से ग्रिड है, इस तरह से सिक्योरिटी, मैनेजेबिलिटी, डाटा वेयर हाउस एडमिनिस्ट्रेशन है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़ाहिर है, जिस बंदे को ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं पता तो वो ज़ाहिर डायरेक्टली तो उस पर काम नहीं ना कर सकता, तो उसे उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर सीखना है तो उसमें भी ये लाइन है कि आप पहले ये वाला एग्ज़ाम दें, देन यूनिक्स एंड लिनक्स एसेंशियल्स का एग्ज़ाम दें, देन ओरेकल डेटाबेसेस का एग्ज़ाम दें। इसी तरीके से एक और मेरे पास PDF फाइल अवेलेबल है यहाँ पे, इसकी बात कर लेते हैं, दिस वन। इसमें देखें जी, ये यहाँ पे एक OC या डेवलपमेंट साइड का, डेवलपर की मैं बात नहीं करता, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूँ। तो यहाँ पे ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट OC है, इसमें आपको एक एग्ज़ाम देना होगा 051 का, या आप 1G061 एग्ज़ाम दे लें या ये दे लें, और उसके साथ एक एग्ज़ाम दें 052 का, यानी कि वर्कशॉप 1 का, आपको OCA का सर्टिफिकेट ऑफर हो जाएगा। देन आप चाहते हैं कि OCA का एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया तो देन 053 का एग्ज़ाम दें, तो आपको OCP की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। अगर किसी ने पहले से अपग्रेड करना है अपनी स्किल्स को, जिसके पास पहले से OCP है, ओरेकल डेटाबेस 10G से 11G से 12C में मूव करना चाहता है, तो वो ये एग्ज़ाम दे दे। इस तरीके से OCE है, ओरेकल सर्टिफाइड एक्सपर्ट, अगर आपने OCP कर लिया है और उसके बाद आप सर्टिफाइड एक्सपर्ट का फॉर एग्जांपल आप एक एग्ज़ाम दें डेट इसका OCP के साथ 1G066 का, तो आपको OCE की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। अगर कोई बंदा ओरेकल सर्टिफाइड मास्टर होना चाहता है, देन वो क्या करे, यहाँ पे देख लें जी आप, 11G में OCP प्लस 2 कोर्सेज, देन 11G ओरेकल सर्टिफाइड मास्टर का एग्ज़ाम दे, तो आपको OCM का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये तो थी थोड़ी लिटिल बिट अबाउट सर्टिफिकेशंस। ये आगे मैं मूव करता हूँ देन अगेन स्लाइड की तरफ। ये हमने यहाँ पे बात कर ली जी, ओके जी। एक मैं चीज़ भूल गया था, यहाँ पे एक मैंने और चीज़ हाईलाइट करनी है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हाईलाइटर को मैं लेता हूँ, ये जी ओरेकल EBS R12 मैंने लिखा हुआ है। अगर कोई बंदा OCP कर लेता है और वो चाहता है कि ऐप्स की तरफ भी वो मूव कर जाए, आजकल ओरेकल ने अपना पूरा सोल्यूशन ऑफ़र किया हुआ है कि आप हमसे ही पूरी एप्लीकेशन ले लें, जिसे हम EBS भी कहते हैं या ओरेकल के एप्लीकेशन कहते हैं, जिसमें ओरेकल फाइनेंशियल है, जिसमें ओरेकल HR है, इसके अलावा भी मटेरियल मैनेजमेंट है। इस तरह के एप्लीकेशन से ज़ाहिर है उनके पीछे भी डेटाबेस चलती है। अगर आप उस डेटाबेस में को भी आप उसकी भी ग्रिप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपको ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट कर रही हैं कि इंटरप्राइज लेवल का एक ही सोल्यूशन हो और जिसको सारे लोग एक्सेप्ट भी करें, और रादर देन कि वो हैंडमेड एप्लीकेशंस की तरफ जाएं। देन ओरेकल उसमें ओरेकल EBS में हमें एक एग्ज़ाम देना होगा, उस एग्ज़ाम का ये नंबर है 1G0-238 विच इज़ कॉल्ड एप्स DBA। अगर आप OCP के साथ ये एग्ज़ाम दें तो आपकी स्किल्स कहीं से कहीं पहुंच जाएंगी। और अगर आप पाकिस्तान में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो एक एग्ज़ाम की फ़ीस है आपके पास $150, और डॉलर के रेट के हिसाब से आपकी जो पाकिस्तानी प्राइस है वो मूव करती रहेगी। तो इसका मतलब हुआ कि 150 इंटू 3, अगर आप $300 $350 में आपके
3 आपको OCP का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और $300 में आपको OCA का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पहले आप OCA कंप्लीट करें, उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें और देन OCP का सर्टिफिकेट गेन कर लें। OCP के साथ Oracle EBS के लिए आप AppsDBA का एग्ज़ाम दें। देन अगर आप फर्दर स्किल्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो आप दूसरे एग्ज़ाम की तरफ जाएँ। ओके जी, बुक्स, अगर आपने SQL फंडामेंटल्स 1 का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए ये बुक है, उसका ये टाइटल है Oracle डेटाबेस 11G SQL फंडामेंटल्स 1 एग्ज़ाम गाइड बाय जॉन वॉटसन। आई थिंक इसका मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। जी बिल्कुल, बाय जॉन वॉटसन, इस बंदे ने ये बुक लिखी है। देन सेकंड बुक एडमिनिस्ट्रेशन 110-052, ये Oracle से परचेज़ कर लें डायरेक्टली बुक, या आप Amazon की साइट पर जाएं, वहाँ से ऑर्डर कर लें और आपको ये बुक मिल जाएगी। इस तरीके से आपने OCP का एग्ज़ाम अटेंड करना है तो उसके लिए ये बुक है 053 की। दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल पे सर्च करें, अगर आपको फ्री अवेलेबल है तो वहाँ से सर्च कर लें, वहाँ से भी आपको ये बुक मिल जाएगी। ओके जी, ये एक स्लाइड, ये बिल्कुल ऑप्शनल, मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है OCA से, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा बंदा जिसने सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है। पहली बात तो ये है कि उसको इस साइड पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइट मार्केट हो गई है। तो हर HR डिपार्टमेंट्स पे किसी भी कंपनी का वो ये डिमांड करता है कि हमने जिस फील्ड में जिस लाइन में जो बंदा हमें चाहिए उसके रेलिवेंट उसके पास डिग्री भी होनी चाहिए। लेकिन फर्दर अगर कोई बंदा सिंपल ग्रेजुएशन जिसने फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में BA किया है या मास्टर्स किया है, उसको ये चाहिए कि वो एटलीस्ट PGD करे, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर ले, IT में कर ले, CS में कर ले, तो उसको कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का पता चल जाएगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का पता चल जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का पता चल जाएगा। देन क्योंकि OCA में या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस का काम नहीं होता, आपने किसी ना किसी उस जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने डेटाबेस को इंस्टॉल करना है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस भी करनी है, उसके नेटवर्क को भी देखना है, तो एटलीस्ट आपको बेसिक नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि वो नॉलेज भी हो, जिसने ग्रेजुएशन की है या मास्टर्स किया है तो उसको CCNA की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता कोई, उसमें फ़र्दर मूव करना चाहता है ऐसे कि उसके पास ये प्रूफ भी हो कि उसने ट्रेनिंग ली है, देन वो CCNA का एग्ज़ाम दे सकता है। इसी तरीके से 2012 में या 16 में एक एग्ज़ाम दे, MCTS की उससे सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से RSC-SA 7.0 का एग्ज़ाम दे लें, या OCP आप Oracle लिनक्स में कर लें, एक ही बात, इन दोनों में से दोनों ज़रूरी नहीं है, चाहे आप ये एग्ज़ाम दें चाहे आप OCP Oracle लिनक्स कर लें। रिकमेंडेशन यही है कि आप Oracle के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, देन आप Oracle लिनक्स में OCP कर लें या OCA कर लें। और अभी मैं पहले ही मैंने स्लाइड में पहले टॉपिक में मैंने हार्डवेयर प्लेटफॉर्म की बात की, तो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप उसमें मज़ीद अपनी स्किल्स को इन्हांस करना चाहते हैं तो आप A+ का एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हार्डवेयर क्या है, दुनिया में कितने हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स अवेलेबल हैं और हम कौन सा हार्डवेयर आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, इन फ्यूचर कौन से हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स अवेलेबल होंगे और दुनिया कहाँ पे जा रही है और हम इस टाइम कहाँ पे खड़े हैं। देन अगर किसी ने BCS किया हुआ है, BSIT किया हुआ है, MCS किया है या MIT किया हुआ है और ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन किसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पढ़ा सही तरीके से, तो उसे एटलीस्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू कर लेना चाहिए। और देन उसी के लिए भी यही है कि ज़ाहिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ऑपरेटिंग सिस्टम को फिज़िकली प्रैक्टिकली वो नहीं कराते, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पे डील कर रहे होते हैं ड्यूरिंग डिग्री। तो वो भी अगर अपनी इन्हेंस करना चाहता है स्किल्स को लिनक्स में, तो देन वो OCP इन लिनक्स कर सकता है, RSC-SA कर सकता है या MCTS कर सकता है या A+ का एग्ज़ाम दे सकता है। ये जस्ट फॉर रिकमेंडेशन है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक आम DBA में और एक स्ट्रॉन्ग DBA में एक फ़र्क होता है। अगर आप एज ए डेटाबेस किसी एडमिनिस्ट्रेटर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो देन यू हैव टू जस्टिफाई योर सेल्फ। वो बंदा आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम में, ज़ाहिर है आपको सिर्फ डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए उसकी ट्यूनिंग नहीं करनी या उसके प्रोसेस को मैनेज नहीं करना, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स का पता होगा, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना आता होगा, तो देन आपको उसको यूज़ कर सकते हैं। देन ज़रूरी नहीं है कि आप लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करना पड़ सकता है, आपको यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम करना पड़ सकता है।
और अगर कोई ये नहीं करना चाहता, वो कहता है कि नहीं जी मैंने कुछ नहीं करना, देन कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ OCA का, इसके ओरेकल की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास BScs की या BSIT की डिग्री हो या MCS की डिग्री हो। जस्ट आप ट्रेनिंग अटेंड करें और बुक पढ़ें और एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें, दैट विल बी ओके। नेक्स्ट है जॉब रोल। जो बंदा OCA का सर्टिफिकेट ले लेता है उसकी जॉब प्लेसमेंट कहाँ पे होगी? हमारे यहाँ पे अगर पाकिस्तान में बात करूँ तो पाकिस्तान में मेजर 4 एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। पहला MIS डिपार्टमेंट हो सकता है, किसी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स किसी भी कंपनी में, वहाँ पर आपको एज ए डेटाबेस जॉब मिल सकती है, असिस्टेंट जॉब, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल सकती है। और वो चाहे जिस टेक्नोलॉजी में आप जाना चाह रहे हैं, वो ओरेकल है, वो हाना है, वो MySQL है या MS SQL सर्वर है। और वहाँ पे जिन लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन रहेगी वो प्रोग्रामर्स हो सकते हैं या इम्प्लीमेंटेशन टीम हो सकती है। ज़ाहिर है जो प्रोग्रामर हैं वो किसी डेटाबेस को ही यूज़ करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में, उसको डाटा को रिट्रीव करने के लिए या स्टोर करवाने के उस प्रोग्राम के थ्रू या फॉर्म के थ्रू। और वो प्रोग्रामर्स जावा के भी हो सकते हैं, ओरेकल भी हो सकते हैं, ओरेकल के प्रोग्रामर भी हो सकते हैं, .NET के भी हो सकते हैं, PHP के भी हो सकते हैं, या इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी लैंग्वेजेस हैं या डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो डेटाबेसेस को यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर रहे हैं वो भी ओरेकल की हो, वो कोई और भी हो सकती है। और ज़ाहिर है जो आप एप्लीकेशन बनाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन टीम भी होगी। तो अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, तो वहाँ पे हमें MIS डिपार्टमेंट में DBA का जॉब का रोल मिल सकता है। और वहाँ पे अगर हमें वहाँ पे जॉब रोल मिल जाता है तो हमारे साथ जिस टीम का हम हिस्सा बनेंगे वहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, वहाँ पे प्रोग्रामर्स होंगे और इम्प्लीमेंटेशन टीम होगी। नंबर 2 पे पाकिस्तान में ये है कि किसी भी कंपनी में या तो दोनों डिपार्टमेंट होते हैं, MIS सेपरेट एंड IT सेपरेट, या वो कहते हैं कि हम IT ही डिपार्टमेंट रखेंगे और उसी के अंडर पे DBAs भी काम कर रहे होते हैं, प्रोग्रामर्स भी काम कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन टीम भी काम कर रही होती है। या किसी कंपनी में सिर्फ IT का डिपार्टमेंट हो सकता है, वो किसी से बनी बनाई एप्लीकेशन परचेज़ कर लें और फिर वहाँ पे IT हेड अपने साथ एक डेटाबेस एडमिन को अटैच कर लें। और यहाँ पे जस्ट मैंने इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है कि अगर आप IT किसी कंपनी में है तो वहाँ पे किस तरह किस्म के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है। वो नेटवर्क एडमिन्स हो सकते हैं, वो सिस्टम एडमिन्स हो सकते हैं। नेटवर्क एडमिन्स हैं तो वो सिस्को की डिवाइसेस को यूज़ कर रहे होंगे, जूनिपर की को कर रहे होंगे, हवावे को कर रहे होंगे, या इसके अलावा इस तरीके से सिस्टम एडमिन्स हैं तो यूनिक्स है, लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये मैं एडिशनल ऐड कर देता हूँ। कुछ कंपनीज़ में क्या होता है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का सिर्फ ये काम होता है कि उसको पूरा कंप्लीट कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम दे देते हैं IT वाले, या सिस्टम जो एडमिन्स होते हैं कॉन्फ़िगर करके हार्डवेयर आपको हार्डवेयर आपने रिक्वायरमेंट पहले बतानी है कि मुझे ये हार्डवेयर चाहिए, वो हार्डवेयर मंगवा के आपको उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर करके आपको पूरा हार्डवेयर विद ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। जस्ट आपने वहाँ पे डेटाबेस की इंस्टॉलेशन करनी है और कॉन्फ़िगरेशन करनी है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह पे ऐसा हो। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको हार्डवेयर भी खुद रिकमेंड करना होता है, उस हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन भी खुद करनी होती है, देन उस हार्डवेयर पे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉलेशन, और देन एट द एंड आपको डेटाबेस की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो इट मे बी मिक्सअप, इट मे बी सेपरेट, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आप किस जगह पे कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। तीसरा नंबर है जी सॉफ्टवेयर हाउसेस का। सॉफ्टवेयर हाउसेस में मोस्टली जो है मिक्सअप होता है IT और MIS का, या फिर जो है ना सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले सेक्शंस बना देते हैं कि ये जनाब मेरा सॉफ्टवेयर हाउस ये एक सॉफ्टवेयर हाउस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाकिस्तान में बात करूँ तो जैसे सिस्टम्स लिमिटेड है, उसमें सेक्शंस हो सकते हैं। आपके पास IT का एक सेक्शन है, MIS का दूसरा सेक्शन है, तीसरा डेटाबेसेस का सेक्शन है। वहाँ पे इस तरह के इन्वायरमेंट में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। देन लास्ट पे कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशंस, आजकल कंसल्टेंसी का बिज़नेस बहुत ज़्यादा इन हो गया है। लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं ओके हमें कोई सॉफ्टवेयर हाउस खोलने की ज़रूरत नहीं है। वो मुख्तलिफ कंपनियों के साथ डील करते हैं और उस डील में क्या ऑफ़र करते हैं, वो कहते हैं जी आप अपना बंदा ना रखें, आप हमारे साथ डील करें, हम आपको डेटाबेसेस की सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, हम आपको नेटवर्क की सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, हम आपको ERP का सॉल्यूशंस ऑफ़र करते हैं। वहाँ पर खुद डेवलपमेंट नहीं करते। वो क्या करते हैं कि एक कंसल्टेंसी फर्म खोल ली। अब क्या किया कि उन्होंने रिक्रूट कर लिए कुछ बंदे अपने पास, और उन बंदों की बेस पे उन जो टेक्निकल उनके पास रिसोर्स अवेलेबल होंगे वो अगली कंपनियों से डील करते हैं, अपना शेयर बीच में रखते हैं और
जो ना अपने रिक्रूटेड बंदे होते हैं वो वहाँ पे इंगेज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे अगर मैं लेस्को की बात करूँ तो वहाँ पे क्या है कि मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं, वो अपने पास उन्होंने कंसल्टेंसी ऑफ़र की है उनको, और अपने बंदे वहाँ पे इंगेज करते हैं, वो काम वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी जो है उन्हें उन कंसल्टेंसी फर्म से मिल रही है। ओके जी, मैंने बात की थी जी, एंड में हम बात करेंगे ओरेकल डेटाबेस की हिस्ट्री की। तो अगर मैं ओरेकल डेटाबेस की हिस्ट्री की बात करूं तो 1977 में पहली दफ़ा लैरी एलिसन, बॉब माइनर एंड एड ओट्स ने एक सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के थ्रू या एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबॉर्ट्री बनाई, और वहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में ओरेकल को पहली दफ़ा लिखा गया, ओरेकल के सॉफ्टवेयर को। देन ओरेकल का वर्जन 2.0 1979 में रिलीज़ हुआ, और ये जो इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबॉर्ट्रीज़ बनाई थी, इसका नाम चेंज कर दिया उन्होंने, उसका नाम रख दिया RSI, रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन। देन 1982 में RSI को उन्होंने चेंज करके उसका नाम चेंज कर दिया और उसका नाम रख दिया ओरेकल कॉर्पोरेशन। 1983 में ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर था वो असेंबली लैंग्वेज से हटा के सी में दोबारा लिखा गया, ओरेकल का 3.0 वर्जन रिलीज़ हुआ। देन 1984 में ओरेकल 4.0, और ये हिस्ट्री चलती रही। अगर मैं इसकी बात करूं 1977 में अगर ओरेकल ने जो है ना पहला अपना कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर RDBMS का होता है वो रिलीज़ किया, ओरेकल 8.0। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो जो प्रॉपर डेटाबेस का जो प्रॉपर मैनेज्ड सर्वर ओरेकल ने ऑफ़र किया वो था ओरेकल 8i डेटाबेस 1999 में ओरेकल ने ये ऑफ़र किया, और इसके बाद ओरेकल डेटाबेस का बूम आया। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन हुआ, और वहाँ से लेके ओरेकल 9i आई, देन 10G आई। 9i के बाद 2003 में 10G का यानी कि ग्रिड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया। देन और 2007 में अगेन ओरेकल ने ओरेकल डेटाबेस 11G रिलीज़ की, जिस पे हमने काम करना है। देन 2013 में ओरेकल डेटाबेस 12C का यानी कि क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया। अगर इसी ग्रिड कंप्यूटिंग को जो है ना वेल मैनेज्ड कर दिया जाए तो दैट इज़ क्लाउड, और अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे, हमारा फोकस 11G पे होगा। तो दैट इज़ अबाउट ओरेकल डेटाबेस हिस्ट्री। देन नेक्स्ट, ये लास्ट टॉपिक है जी, इसमें हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमने आज ओवरव्यू पढ़ा है कि आज हमारे पास ओरेकल डेटाबेस 11G में अगर हमने काम करना है तो हमारे पास हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे या किस पे कर सकते हैं, या मार्केट में कौन से अवेलेबल हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा लेवल है। फॉर एग्जांपल मैंने बात की कि अगर आप वाकई एक प्रॉपर हाई लेवल पे काम करना चाह रहे हैं तो देन यू शुड चूज़ यूनिक्स, लेकिन यूनिक्स को आप डायरेक्टली अप्रोच ना करें, पहले लिनक्स पे काम करें, और जब लिनक्स पे हैंड्स ऑन आप हो जाएं, क्योंकि और एक लिनक्स का और यूनिक्स का आपस में रिलेशनशिप बहुत है। आपको सारी यूटिलिटीज़ जो यूनिक्स की सारी तो ये नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसका जो फाइल सिस्टम है यूनिक्स का वो बहुत अप्रोच फाइल सिस्टम है, उसमें बेशुमार आपको उसमें स्नैपशॉटिंग आपको मिल जाएगी। इस तरह फीचर्स हैं। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो देन उसको डिस्कस करेंगे। शायद हो सकता है मैं अभी आपसे स्नैपशॉट की बात कर रहा हूँ तो आप उसको अंडरस्टैंड ना करें। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि ओरेकल 11G के लिए हमने लिनक्स को, देन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी ट्रेनिंग मिल गई है, लेकिन देखें जी वो तो लिनक्स में मिल गई है, लिनक्स में हमें काम करने का शौक़ नहीं है, लिनक्स में हमसे काम नहीं हो सकता, हम तो माइक्रोसॉफ्ट के यूज़र हैं जी, अब हम माइक्रोसॉफ्ट पे कैसे काम करें जी, हमें इस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा। तो हम फिर माइक्रोसॉफ्ट को भी यूज़ करेंगे। तो हम ओरेकल OCA की इस ट्रेनिंग कंप्लीट सीरीज़ के दौरान हम विंडोज़ को भी यूज़ करेंगे और लिनक्स को भी यूज़ करेंगे, ताकि किसी को ये शिकवा ना रहे कि अब्बास हुसैन ने तो हमें सिर्फ लिनक्स पे ही सारा काम करवाया और हमें विंडोज़ के बारे में कुछ नहीं बताया, और हमारी कंपनी में तो विंडोज़ एनवायरनमेंट है, वो यूनिक्स में नहीं शिफ्ट होना चाहते, वो लिनक्स पे शिफ्ट नहीं होना चाहते। तो बेसिकली चूँकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन है, तो इसमें हम विंडोज़ को एंड देन लिनक्स दोनों को ही डिस्कस करेंगे। हमारा मेजर फोकस लिनक्स होगा, लेकिन हम साथ साथ विंडोज़ को भी उसमें भी 11G की कन्फिगरेशन जो सारी हमने लिनक्स में अप्लाई करनी है वो विंडोज़ में भी अप्लाई करेंगे और उसकी कन्फिगरेशन करेंगे। खैर जी, एट द एंड हमने क्या करना है, हमने डाउनलोडिंग करनी है, देन इंस्टॉलेशन करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम की,
हम इस नेक्स्ट लेक्चर में हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करेंगे, उसे देखेंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, डाउनलोड मेथड क्या है, और उसमें फिर हमारे पास अगर हमने प्रोफेशनली अप्रोच करना है कि हमने विंडोज़ इन्वायरमेंट में ही काम करना है तो देन उसकी लाइसेंसिंग क्या है और कहाँ कहाँ से हमें उसका लाइसेंस मिल सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम की पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल उसमें हम देखेंगे कि हमने नेटवर्क की सेटिंग क्या करनी है, हमने उसका नाम क्या रखना है, हमने उसे डोमेन से ज्वाइन करवाना है या वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट में रखना है। देन हम डाउनलोड करेंगे ओरेकल का RDBMS का सॉफ्टवेयर और RDBMS के थ्रू देन हम उसकी फिर उसमें डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ओरेकल डेटाबेस RDBMS का जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा देन हम प्री इंस्टॉलेशन स्टेप्स परफॉर्म करेंगे कि ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर लिया, लेकिन कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं कि किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से टूल्स अवेलेबल होने चाहिए तो ये वाला सॉफ्टवेयर चल जाएगा वरना नहीं चलेगा। जब वो हमारी प्री इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी देन हम एट द एंड देखेंगे कि हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। RDBMS का सॉफ्टवेयर, यहाँ पे मैं डेटाबेस क्रिएशन की बात नहीं कर रहा, सबसे पहले हमें RDBMS का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है क्योंकि डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो हम शायद उसको वहाँ तक ना जा सकें। देन हमने ओरेकल 11G डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना है, फिर उसकी प्री इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन भी करनी है, तो मे भी हमारे पास टाइम ना रहे कि हम ओरेकल की कॉन्फ़िगरेशन करें, वो अब हम थर्ड लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही जी, थैंक्स, खुदा हाफिज़। उर्दू IT एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ये हमारी इस सीरीज़ का पहला लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि आप उनको ज़रूर पोस्ट करें, और अगर कोई ऐसी बात जो मैं डिस्कस नहीं कर सका उसको भी अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई फ़र्दर ऐसा टॉपिक जो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया और डिस्कस करना चाहिए था तो वो उर्दू IT एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन फॉर्म में आप फॉरम पे लाजमी पोस्ट करें ताकि मुझे भी आइडिया हो कि क्या चीज़ें मैंने सही डिस्कस की हैं, या अगर जिन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया उनको फर्दर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके उन क्वेश्चंस का एटलीस्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जवाब दे सकूं। इस टाइम के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।